हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आपके सामने आपको बताएंगे कि सीयूईटी यूजी 2026 में जो आपका मैथमेटिक्स डोमेन है इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या चेंजेस आए हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, और हमें इसके किस तरीके से सेक्शन को डिवाइड किया गया है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं किस सेक्शन से, और कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। ये सारी चीजें आज की इस क्लास में डिस्कस मैं करूंगा। तो सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल बेसिक शिक्षा पर। मैं मनीष यादव, आपका मैथ का मेंटोर। तो कहानी को शुरू करते हैं। तो यूजी का जो एग्जाम है सीयूईटी का, उसमें 2026 में सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस आपके डिपेंड करते हैं कि आपका एनसीईआरटी का सिलेबस क्लास 12th का क्या है, क्योंकि सभी बच्चों को मालूम है कि जो सीयूईटी यूजी डोमेन्स का सिलेबस होता है वो बेसिकली आपकी क्लास 12th का केवल सिलेबस होता है। तो एक बार हम आपको यहां पे डिफाइन कर देते हैं कि 2026 के लिए मैथ्स डोमेन का सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहली जो जरूरी बात है कि आपका जो ये मैथ्स डोमेन है, ये बेसिकली नाम इसका होता है, एक तो मैथमेटिक्स, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स, दोनों का सेम सब्जेक्ट कोड होता है। इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर हम मैथमेटिक्स देंगे या अप्लाइड मैथमेटिक्स देंगे। तो बच्चों, सबसे पहली यहां से कंफ्यूजन आपकी क्लियर होगी कि आपने जब सब्जेक्ट को चूज किया तो आपने मैथमेटिक्स ऑब्लिक अप्लाइड मैथमेटिक्स ही चूज किया है, पर्टिकुलर चूज नहीं होता है। सेम कोड के साथ आपने कंप्लीट इस सब्जेक्ट को चूज किया। अब यहां आपको कहां अंतर देखने को मिलेगा, अब जैसे सिलेबस में ही ये चीज क्लियर बताई गई है कि आपका सिलेबस बेसिकली दो सेक्शन में डिवाइड होगा। एक सेक्शन होगा A1, ध्यान से सुनना, एक सेक्शन होगा A1। A1 सेक्शन आपके दोनों मैथमेटिक्स, या केवल प्योर मैथमेटिक्स हो या अप्लाइड हो, दोनों बच्चों के लिए कंपलसरी होता है। इसका सिलेबस क्या है देख लेते हैं। इसमें आपको एलजेब्रा में आपका मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। आपका मैट्रिक्स के अंदर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हो गया, डिटरमिनेंट इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें जो नेक्स्ट यूनिट आता है, नेक्स्ट यूनिट आपका आ रहा है यहां पे कैलकुलस का। कैलकुलस में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलस में अगर मैं बात करूं तो आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स अप टू सेकंड ऑर्डर, यानी कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आपका इस सिलेबस का पार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस हो गया, मैक्सिमम मिनिमम हो गया, जो बेसिकली आपके एप्लीकेशंस हो जाते हैं, ठीक है, कैलकुलस के अंदर। इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशन आपके सिलेबस का एक पार्ट है, ठीक है, जहां पर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल फंक्शन, यानी कि आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग अनिश्चित समाकलन बोलते हैं, उसको पढ़ना होता है। उसके बाद आपको इवैल्यूएशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, यानी कि आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। उसके बाद आपको डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है यहां पे। और अगर मैं आगे बात करता हूं तो आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर द कर्व सिंपल कर्व। आपको यहां पर आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर्व नहीं पढ़ने हैं, यानी कि सिंपल कर्व का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला। बेसिकली स्ट्रेट लाइन, जो एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच में एरिया होता है, हद से हद सर्कल और हद से हद पैराबोला। इससे ज्यादा हायर आपको कर्व नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। लाइक इलिप्स हो गया, या फिर लॉग का कर्व हो गया, एक्सपोनेंशियल का कर्व हो गया, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में अभी फिलहाल हटा दी गई, ये नहीं है, ठीक है। अगला आता है आपका यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको ऑर्डर एंड डिग्री, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री निकालना, सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, जिसमें चरों का पृथकीकरण किया जाता है, चरों को अलग अलग करके सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल प्रोबेबिलिटी है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये आपका सेक्शन A1 है, ठीक है। ये क्या है, सेक्शन A1, जो आपके सभी बच्चों के लिए कंपलसरी सेक्शन होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे, अगला जो सेक्शन आता है वो होता है सेक्शन B1, और यहां पर तीसरा एक और सेक्शन दिखता है जो कि होता है आपका सेक्शन B2। लेकिन अगर मैं बात करूं B1 और B2 की, तो B1 वो बच्चे करते हैं जो मैथमेटिक्स प्योर वाला यानी कि जो मैथमेटिक्स चूज किए। लेकिन जो बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स एग्जाम देने जा रहे हैं वो B2 चूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर मोस्ट ऑफ बच्चे जो हैं वो B1 सेक्शन वाले हैं, जिन्होंने प्योर मैथमेटिक्स चूज किया है, ठीक है। तो प्योर मैथमेटिक्स जो है हमारा, उसका सिलेबस क्या रहता है, उसमें आपकी काफी सारी यूनिट होती है जो आपका सेक्शन A1 से मैच करेगा। बहुत सारा तो A1 जैसा ही है, बट थोड़ा सा इसमें एक्सटेंडेड होता है, ज्यादा होता है। जैसे इसमें सबसे पहली यूनिट होती है रिलेशन एंड फंक्शन की।
रिलेशन एंड फंक्शन में आपको रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर और साथ में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ना होता है, जहां पे आपको रिलेशन फंक्शन में आपको टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, वन वन ऑन टू फंक्शन, ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। जहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इनवर्स उनका निकाला जाता है, वहां पे हम डोमेन और रेंज जो बनाते हैं, रेस्ट्रिक्ट करके बनाते हैं, तो वो सारी चीजें समझते हुए उनकी डोमेन रेंज याद करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ, क्योंकि ग्राफ डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर से पूछे जाने की प्रबल संभावना रखेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम अगली यूनिट एलजेब्रा। एलजेब्रा आपकी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, यानी कि इसके अंदर दो चीजें देखने को मिलेंगी, मैट्रिक्स यानी कि आपका आव्यूह और आपका डिटर्मिनेंट यानी कि सारिक। इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट भी मानी जाती है। इसके अंदर आपका मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉन्सेप्ट जो मैट्रिक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जैसे जीरो मैट्रिसेस हो गई, ठीक है, आपकी बहुत सारी रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, ये सारी टाइप यहाँ पढ़ने होते हैं। ट्रांसपोज पढ़ना है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ना है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में आपको पढ़नी होती है। उसके बाद नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड एक्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिसेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक एग्जांपल होता है, डायरेक्ट वही पढ़ लो, समझ में आ जाती है चीजें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है अप टू 3x3 मैट्रिसेस, यानी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट हमें पढ़ना होता है, इससे हायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हमें नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें माइनर्स हो गए, कोफैक्टर्स हो गए, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब है जैसे आप ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, जब दिया जाते हैं क्या उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस, तो आपको मैट्रिक्स से यानी डिटर्मिनेंट से उसका एरिया निकालना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, एडजॉइंट और इनवर्स हो गया, एडजॉइंट और इनवर्स हो गया, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेगा यहां पे। ठीक है, उसके बाद आती है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट कैलकुलस, जो अपने आप में एक बड़ी यूनिट भी और बड़े मार्जिन है इसके अंदर, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे, इसकी मार्किंग भी सबसे ज्यादा होगी, दैट मींस आपका आधा पेपर इसी से ही आ जाएगा, कैलकुलस यूनिट से। कैलकुलस यूनिट में आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आता है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में आपका डिफरेंशिएशन भी छुपा हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन, जो आपने A1 सेक्शन में भी बात की थी, इंटीग्रेशन में यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन दिए जाते हैं, इनको भी आपको अलग से पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वही बात है कि आपको सिंपल कर्व्स के बीच का एरिया निकालना होता है, बाउंडेड एरिया। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है, जिसमें आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, और आपको ऑर्डर एंड उसका जो भी डिग्री होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आता है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। वेक्टर में आपको क्या पढ़ना है, वेक्टर एंड स्केलर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, टाइप ऑफ वेक्टर लाइक इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, कंपोनेंट किसी वेक्टर के क्या होते हैं, एडिशन कैसे किया जाएगा वेक्टर का, मल्टीप्लिकेशन किसी वेक्टर का किसी स्केलर से कैसे होगा, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, ये सभी आपका इस सिलेबस का हिस्सा है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखें तो यहाँ पे जो चेंज देखने को मिलता है वो ये है कि आपको यहाँ पे केवल लाइंस की बात की जाएगी, यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज टू लाइंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, यहाँ प्लेन्स को गायब कर दिया गया है, यानी कि यहाँ प्लेन्स नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस से प्लेन हटा दिया गया, समतल हटा दिया गया, केवल आपकी लाइन सिलेबस में बची हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो यहाँ पे बन जाती है, सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं, वो बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला यूनिट आपका है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अगर देखोगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया और बेस थ्योरम हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या हटाया गया है, हटाया गया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हटाया गया है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हटा लिया गया, ये पिछली साल भी हटाया गया था, 2025 में भी हटाया गया था, लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा किसमें, आपके एग्जाम में। ठीक है, इक्का दुक्का, लेकिन इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सिलेबस यहाँ दिया गया है वहीं से पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, अब देखिए सॉरी, वो हो गया आपका B1, यहाँ पे ये है B2। B2 उन बच्चों को करना होता है जो अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज किए हैं, यानी कि आपके जो प्योर मैथ वाले बच्चे हैं यहां तक उनके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे A1 और B1 को मिला करके, लेकिन जो अप्लाइड वाले हैं वो B1 ना करके फिर यहां B2 करेंगे,
लेकिन जो मैं पढ़ाता हूं, जो मुझसे पढ़ते हैं, जो बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको B1 करना है। ठीक है, क्लियर? तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। ठीक है, ये तो हो गया आपका मैथ डोमेन का सिलेबस। जल्द ही हम आपके लिए लेकर के आएंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जहां से पेपर में ज्यादा मार्क्स को अटेंड किया जा सके। ठीक है, यानी ज्यादा मार्क्स कहां से पूछे जाते हैं, आपका चैप्टर वाइज मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। होपफुली आपके लिए ये वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव रहेगी, आपको सिलेबस आपका पता चल चुका है और आप अब अपनी तैयारी को और ज्यादा ताकत से करने में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आप लोग देख रहे हैं कि आपका जो संभावित एग्जाम की तिथि है वो आपकी अप्रैल लास्ट और मई शुरुआत में सुनिश्चित हुई है, यानी कि आपके पास अभी से देखा जाए तो मोटा मोटी 1.5-2 महीने का समय बचा है सिर्फ। तो अपनी तैयारी को अब एकदम से पंख लगा दीजिए और इसको बहुत मेहनत से लग जाइए अगर आपको अपनी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना है तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।